Good morning everyone. This is a second chapter video, Socialism in Europe and the Russian Revolution. चैप्टर का नाम ही इतना बड़ा है, 9th क्लास का चैप्टर, सेकंड नंबर चैप्टर, जो टोटली डिपेंड ऑन तो सोशलिज्म है ना. सोशलिज्म ISM, जिस वर्ड के पीछे ISM लग जाता है वो रिप्रेजेंट करता है एक आइडियोलॉजी को, एक थ्योरी को, है ना. तो सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म इज़ अ विचारधारा, एक विचारधारा है और इस विचारधारा को ही हम इस चैप्टर में अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे क्या होता है सोशलिज्म, है ना. सोशलिज्म वांट, पहले ये चीज़ सोशलिज्म ये आइडियोलॉजी बोलता क्या है, कहता क्या है ना. सोशलिज्म वांट टू एस्टैब्लिश अ क्लासलेस सोसाइटी. क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं, वेयर ऑल शुड बी यूनाइटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वालिटी एंड द ब्रदरहुड. सोशलिज्म वांट टू हैव सच कंट्रोल ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन and capital which may provide the same and equal opportunity of the all classes of the society and which may bring an end to all the existence difference between the poor and the rich. मतलब एक थ्योरी है जो एक सोशलिज्म की बात करती है. सोसाइटी में जो ये डिफरेंस है पुअर और रिच के, उसको रिमूव करने की ये बात करती है. सोशलिज्म वांट टू ब्रिंग, है ना. चैप्टर को हम जो को ये डिवाइड करके अलग अलग पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करके देखेंगे. सोशलिज्म वांट टू ब्रिंग एंड द एंड ऑफ द कैपिटलिज्म एज कैपिटलिस्ट इन द फॉरमोस्ट एंड द रियल एनिमी ऑफ द लेबर. मतलब ये आइडियोलॉजी है सोशलिज्म की कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए. उनके पास पावर, मतलब जो स्पेशल पावर उनको मिली हुई है वो पावर उनके पास नहीं होनी चाहिए. तो ये जो चैप्टर है ये द एज ऑफ सोशल चेंज पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट द एज ऑफ सोशल चेंज, इसमें हम सोशल चेंज क्या हो रहा है, द रशियन रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन उसका इम्पैक्ट क्या है ना. तो इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे पहला चैप्टर है हमारा, फ्रेंच रेवोल्यूशन. उसके बगैर तो थ्योरी पूरी नहीं हो सकती है. फ्रेंच रेवोल्यूशन इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है. इसका इम्पैक्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट रशियन रेवोल्यूशन पर क्या हुआ, है ना. तो फ्रेंच सोसाइटी सर्कुलेट द पावरफुल आइडियाज़. जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो एक पावरफुल आइडियाज़ को पूरे यूरोप में सर्कुलेट कर रहा था. आइडिया था फ्रीडम का, आइडिया था इक्वालिटी का, फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना. तो जो फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ, उस रेवोल्यूशन में माइंड में एक आइडिया डेवलप हुआ इक्वालिटी का, फ्रीडम का, और धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गया, है ना. सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी बिफोर द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या था. सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू स्टेट्स, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. पढ़ा हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन में. सोसाइटी हमारी ये 3 पार्ट्स में, फ्रेंच यूरोपियन सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, 3 पार्ट्स में, है ना. और क्या था सोसाइटी में, और क्या डोमिनेंट ऑफ द अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी की वहाँ पर डोमिनेंस थी, पावर थी वहाँ पर. चर्च कंट्रोल इकोनॉमी एंड द सोशल पावर. जो चर्च था वो पूरी तरह से इकोनॉमिक और सोशल पावर को कंट्रोल करता था. पोस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, पोस्ट का मतलब तो बाद में ही होता है ना. तो पोस्ट, इसके बाद में क्या हुआ, क्या क्या, है ना, क्या क्या चेंजेस हुए. जैसे अगर हम बात करें सोसाइटी में काफ़ी कुछ चेंजेस हमें देखने के लिए मिले. In many parts of the world including Europe and Asia, new ideas circulate हुए, इक्वालिटी की डिमांड करना हम सीखे. हमारे यहाँ के लीडर, इंडिया की अगर हम बात करें, राजा राम मोहन राय, जो कि बहुत सोशल रिफॉर्मर में, जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो रिफॉर्मर के रूप में ही है. तो उन्होंने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत सारे आइडियाज़ लिए, इक्वालिटी का आइडियाज़ लिया, और ये सब इंडिया में
इंडिया में बाद में उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किए, है ना। लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव, ये तीन क्या सोसाइटी, जो हमारी पूरी सोसाइटी है, क्या उस सोसाइटी में कोई एक आइडियोलॉजी के ही लोग रह सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं? आइडियोलॉजी तो सबकी अलग होती है, मेरी अलग है, आपकी अलग है, उसकी अलग है, उसकी अलग है, सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। तो लिबरल एक अलग आइडियोलॉजी है, रेडिकल एक अलग आइडियोलॉजी है, और कंजर्वेटिव एक अलग आइडियोलॉजी है। तो ये तीन आइडियोलॉजी जो हम यहाँ पर देखेंगे, लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव। तो नॉट एवरीवन इन यूरोप वांट अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी। यूरोप में सब तो नहीं चाह रहे थे सोसाइटी पूरी तरह से चेंज हो जाए, है ना। कुछ चाह रहे थे सोसाइटी चेंज ना हो, नहीं हो। तो नहीं होने वाले कौन थे? रेडिकल नहीं, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव थे जिनको सोसाइटी में प्रिविलेज पावर मिल रही थी, वो अपनी पावर को रिमूव कराना क्यों चाहेंगे? वो थे कंजर्वेटिव। तो वो तो सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन नाम की क्या चीज़ होती है वो चाहते ही नहीं थे, है ना। तो ये जो सोसाइटी है, इसका पूरी यूरोपियन सोसाइटी को तीन पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है, लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव। इसी को एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, है ना। लिबरल की हम बात करें तो वो जो लिबरल आइडियोलॉजी है वो क्या करती है? वांट अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन अपोज टू अनकंट्रोल पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूल, है ना। मतलब इनको सोसाइटी में चेंज चाहिए, लिबरल मतलब चेंज चाहिए, लेकिन मतलब ये डायनेस्टिक कंट्रोल को भी अपोज नहीं कर रही है। वांट टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आर्ग्यू फॉर द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव भी चाहते हैं, लेकिन इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट भी ये चाहते हैं, है ना। लिबरल, चलिए, तो डिड नॉट बिलीव इन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब ये सबके डेमोक्राट थे, लिबरल डेमोक्राट नहीं थे, वो कोई लोकतांत्रिक नहीं चाहते थे, वोटिंग की बात ये नहीं करते थे, ये बात करते थे केवल अगर ये वोट की बात भी करते थे तो वोट देने का राइट उनको हो जिनके पास प्रॉपर्टी है ना। तो डिड नॉट बिलीव इन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबके लिए वोटिंग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर ये। दे फेल्ट मेनली इन द मेन ओनली मैन ऑफ द प्रॉपर्टी शुड हैव द वोट। मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी है वो वोट दो, वही केवल यहाँ पर सिटीजन है, अदरवाइज कोई भी यहाँ पर सिटीजन नहीं है। दे वर आल्सो अगेन द वोटिंग राइट फॉर द वुमेन। वुमेन को तो कभी ये फेवर करते ही नहीं थे, है ना, अगेंस्ट से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये क्वेश्चंस कैसे डिफरेंट बिटवीन लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव, ऐसे करके क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आइडियोलॉजी रेडिकल की, तो वांट अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वॉज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन, डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ द फ्यू। मतलब कुछ लोगों के हाथ में प्रॉपर्टी रहे, ये रेडिकल बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि जो रेडिकल सोसाइटी थी, आप ये मान के चलिए, रेडिकल सोसाइटी में जो बिलोंग करते थे वो थे पुअर क्लास, मिडिल क्लास लोग, है ना। तो वो चाहते ही नहीं थे कि प्रॉपर्टी केवल कुछ ही लोगों के हाथ में रहे। लिबरल, याद है ना, लिबरल अगेंस्ट द वोटिंग वुमेन वोटिंग पावर, है ना, यहाँ पर ये सपोर्ट कर रहे हैं। रेडिकल, देखिए, रेडिकल मैनी सपोर्ट वुमेन सेफगार्ड मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट गिव द वुमेन राइट टू वोट। मतलब राइट टू वोट की यहाँ पर ये बात करते हैं कि वुमेन के लिए राइट वोट होना चाहिए। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, यहाँ पर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन ये प्रिविलेज पावर के अगेंस्ट थे। प्रिविलेज पावर नहीं होनी चाहिए ना, तो प्रिविलेज पावर के अपोज द प्रिविलेज ऑफ द ग्रेट लैंडलॉर्ड, वेल्दी फैक्ट्री ओनर, इनके अगेंस्ट थे वो। तो यहाँ पर ये अगेंस्ट की बात करते तो हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन कि फैक्ट्री ओनर्स के पास जो प्रिविलेज पावर है, चर्चमैन के पास जो
प्रिविलेज पावर है, नोबिलिटी के पास जो प्रिविलेज पावर है, वो प्रिविलेज पावर उनके पास नहीं होनी चाहिए। मतलब आइडियोलॉजी तो बहुत सही थी इनकी, है ना। बचते हैं हमारे कंजर्वेटिव। अब ये कंजर्वेटिव क्या है? अपोज टू रेडिकल एंड द लिबरल। कंजर्वेटिव मतलब वो बेचारा, वो एक आइडियोलॉजी के पर्सन है जो कि ना तो रेडिकल के साथ है और ना लिबरल के साथ है, ये अपोज करते हैं उसको। कंजर्वेटिव यानी कि बिल्कुल पुराने ख्यालों वाले लोग, पुरानी सोच वाले लोग, जो बदलना ही नहीं चाहते बेचारे अपने आप को, वो अपनी सोसाइटी में बदलाव नहीं चाहते हैं, चेंज नहीं चाहते हैं। तो ये मतलब चाहती नहीं थी चेंज। अपोज टू रेडिकल एंड लिबरल आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही ना एक बात तो समझ में आ गई कि कंजर्वेटिव एक्सेप्ट द नीड टू चेंज। मतलब अपने आप को उन्होंने कहा कि वैसे तो चेंज हमें पसंद ही नहीं है, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक बात समझ में आई कि सोसाइटी में चेंज तो होकर रहेगा और वो चेंज तुम्हें एक्सेप्ट करना भी होगा, है ना। इन 18th century they were not ready to change and want to discard the ideas of change। 18th century तक वो किसी भी चेंज के लिए फेवर में नहीं थे, लेकिन 19th century आते आते जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उनको इस बात समझ में आई, नहीं करोगे चेंज, नहीं चाहोगे चेंज, चेंज तो तब भी होगा। तो चेंज मान ही लेते हैं, ठीक है चेंज हो जाए, लेकिन कैसे? सम चेंज वॉर नेसेसरी बट बिलीव दैट द पोस्ट हैव टू बी रेस्पेक्टेड। मतलब पुरानी सोसाइटी है, पुराना जो कल्चर है, उसको रेस्पेक्ट करते हुए सोसाइटी में अगर थोड़ा बहुत चेंज हो भी रहा है तो हम उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। चेंज हैज़ टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। तो मतलब चेंज हो लेकिन स्लो प्रोसेस के साथ हो, तो वो एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे बेचारे, मजबूरी थी ना इसलिए तैयार थे। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर अपनी लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव की, तो यहाँ पर ये पूरा एक चार्ट दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आइडियोलॉजी, डिफरेंट आइडियोलॉजी, लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव, है ना। जो कंजर्वेटिव थे वो कौन थे? देवर द मोनार्क। वे मोनार्क थे। भाई मोनार्क थे तो तभी तो चेंज नहीं चाहते थे ना वो। रेस्पेक्ट ओल्ड ट्रेडिशन एंड द कस्टम। मोनार्क को वो एक्सेप्ट करने के लिए बात करते थे, मोनार्क के फेवर में बात करते थे। दे वर नॉट ओपन टू द आइडियाज ऑफ द न्यू चेंजेस। वो आइडियाज मतलब चेंजेस में भी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब जो फ्रांस नहीं, यूरोप ना, जो यूरोप था, यूरोप में सोसाइटी चेंज हो रही थी। इंडस्ट्रियल चेंज के साथ साथ सोसाइटी कैसे चेंज होती है? सोसाइटी तो चेंज होती है जब, मतलब सोसाइटी में चेंज कैसे होंगे? दो तरह से, एक तो पॉलिटिकल चेंज और एक इंडस्ट्रियल चेंज। तो जैसे जैसे किसी भी कंट्री की, किसी भी सोसाइटी की पॉलिटिकल चेंज होती है, पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती है, वैसे ही वैसे उसके साथ साथ इम्पैक्ट पड़ता है उसका इंडस्ट्रियल सोसाइटी से भी। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी कैसे चेंज हो रही है यूरोप, आपके ये रशिया में? तो पॉलिटिकल ट्रेंड वर साइन टू अ न्यू टाइम। पॉलिटिकल जो चेंज था यहाँ पर, वो एक नया टाइम लेकर आ रहा था, नए टाइम का एक साइन था ये। और उसी के साथ साथ इकोनॉमी भी चेंज हो रही थी। इकोनॉमी चेंज होने का एक रीज़न था, किसी भी कंट्री, किसी भी सोसाइटी, किसी भी जगह का अगर हम इकोनॉमिक चेंज करना चाहते हैं तो उसका बस एक ही तरीका होता है। वो क्या है ना? वो क्या होता है कि इकोनॉमी चेंज करना है तो सोसाइटी में वहाँ पर डेवलपमेंट करें, चेंजेस करें। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए? एग्जिस्टेंस ऑफ अ न्यू सिटीज़, नई सिटी यहाँ पर डेवलप हुई। किसी भी, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल आपका हरिद्वार का सिडकुल एरिया, जहाँ पर कभी कोई इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी, जहाँ पर कोई डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन जब वहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप हुई तो नई शहर भी डेवलप हुए, वहाँ पर डेवलपमेंट के चांसेस बने, स्कूल खुले, कॉलेजेस बने, और आज वो एरिया पूरी तरह से डेवलप है ना। ऐसी और इंडस्ट्री से और क्या क्या चेंज हुए? डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल रीजन, आसपास का पूरा एरिया वहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन बन चुका है, एक से एक इंडस्ट्री, फॉरेन इंडस्ट्री वहाँ पर है ना। एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे,
सामान ढोकर सिर पर तो जाएंगे नहीं कहीं पर हम, है ना। जब इंडस्ट्री में जो सामान बनता है, उस सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए हमें रेलवे की नीड होती है, क्योंकि छोटा सामान तो आप किसी छोटे व्हीकल पर जाकर लेकर जा सकते हैं, लेकिन आप बहुत बड़े स्केल पर, बहुत बड़ा अगर कोई लोड है तो उसे आप रेलवे की हेल्प से ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, है ना। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहली बार हुआ कहाँ? सबसे पहली बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में हुआ, है ना। तो ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या क्या हुआ? ये उस समय की, उस दौर की बात है जब किसी भी फैक्ट्री, किसी भी कंपनी में बच्चों को काम करने के लिए मना नहीं थी, उनका कोई ऐसा कोई रूल्स सोसाइटी में नहीं एग्जिस्ट करता था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो उस इंडस्ट्रियलाइजेशन में मैन, वुमेन, चिल्ड्रन सब काम करने के लिए तैयार थे फैक्ट्री में। वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड द वेजेस वर पुअर। काम तो बहुत ज़्यादा कराया जाता था, लेकिन वेजेस क्या थे? वेजेस उनके बहुत कम हुआ करते थे। एम्प्लॉयमेंट वर कॉमन, उस टाइम भी एम्प्लॉयमेंट इतना कॉमन था क्योंकि हमें आदत नहीं थी उस टाइम हैंडमेड मटेरियल की रिक्वायरमेंट, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं, इंटरेस्ट ज़्यादा होता था हैंडमेड मटेरियल में। तो जो इंडस्ट्री से बनने वाला सामान था वो कॉमन पीपल, स्पेशली अरिस्टोक्रेसी, मोनार्की, वो मशीन से बना हुआ, इंडस्ट्री से बना हुआ मटेरियल परचेज करने के लिए तैयार नहीं होते थे, है ना। तो उस इंडस्ट्रियल गुड्स की जो डिमांड थी वो बहुत कम थी, लो डिमांड थी। तो अनएम्प्लॉयमेंट वर कॉमन, बहुत कॉमन था अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इंडस्ट्रियल गुड लो डिमांड। हाउसिंग एंड सैनिटेशन फैसिलिटी वर प्रॉब्लम सिंस टाउन वर द ग्रोइंग रैपिडली। जो हाउसिंग प्रॉब्लम थी, एक बात मानिए, आप कहीं भी नहीं, आप दिल्ली जा रहे हो तो वहाँ पर देखते हो इतना स्लम एरिया है। किसी भी एरिया में, किसी भी सिटी में जब आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पर आपको स्लम एरिया देखने के लिए मिलता है, झोपड़पट्टी वाला एरिया, है ना। वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं? तो वहाँ पर ना तो हाउसिंग फैसिलिटी होती है, ना सैनिटेशन फैसिलिटी होती है, खुले में वो शौच जाते हैं, मतलब सब कुछ बहुत ओपन होता है। तो ये प्रॉब्लम तब होती है ना जब बहुत कोई एक भीड़ दूसरे एरिया में बहुत ज़्यादा आकर रहने लगती है ना। तो ये प्रॉब्लम थी, इन प्रॉब्लम को केवल और केवल, है ना, केवल लिबरल और रेडिकल को ही इशू समझ में आया, ये प्रॉब्लम समझ में आई, और उन्हीं ने इस प्रॉब्लम को सर्च करने की, मतलब ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्यूशन को सर्च करने की जो दिमाग में आई वो लिबरल और रेडिकल के ही माइंड में आई। कंजर्वेटिव तो चाहते ही नहीं थे, कंजर्वेटिव को इस चीज़ से कोई मतलब भी नहीं था कि प्रॉब्लम है क्या सोसाइटी में, है ना। Liberal and radical search for the solution to these issues. Role of radical and the liberal. सोसाइटी में लिबरल और रेडिकल का रोल क्या था, है ना। तो आज के समय में अगर किसी के पास इंडस्ट्री है तो वो बहुत एक रिच पर्सन की कैटेगरी में आ जाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट की लिस्ट में आता है। लेकिन ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में अगर आपके पास फैक्ट्री है भी तो आप लिबरल और रेडिकल मिडिल क्लास फैमिली में ही आएंगे, क्योंकि रिच क्लास फैमिली में केवल वो ग्रुप आता था जिसके पास अथाह पैसा होता था, खूब पैसा होता था जिनके पास, है ना, राजा महाराजा नोबिलिटी फैमिली से जो बिलोंग करते थे वो ही कंजर्वेटिव फैमिली में आते थे, कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते थे। तो जो रोल था रेडिकल और लिबरल का, यानी कि ये जो रेडिकल और लिबरल हैं ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास है लेकिन इनके पास सोसाइटी, इनके पास इंडस्ट्री तब भी है, इंडस्ट्री ऑनर ये तब भी है। तो ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्री वर द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, इनके पास प्रॉपर्टी होती थी, इंडस्ट्री इनके पास होती थी, है ना। लिबरल एंड रेडिकल देमसेल्फ वर ऑफन द प्रॉपर्टी ऑनर एंड द एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर भी होते थे, प्रॉपर्टी ऑनर भी होते थे, मतलब इतने भी गरीब नहीं थे,
है ना, तो प्रॉपर्टी थी इनके पास। मेड देयर वेल्थ थ्रू द ट्रेड एंड द इंडस्ट्रियल वेंचर, इन्होंने अपनी अपनी जो इंडस्ट्री थी वो अपनी मेहनत से इसको डेवलप किया था, है ना। तो ये केवल, है ना, ये अपोज टू प्रिविलेज टू द ओल्ड अरिस्टोक्रेसी हेड बाय बर्थ। इनका जो रेडिकल और लिबरल थे उनका बोलना ये था कि सबको काम करने का राइट है, सबको अपने आप को डेवलप करने का राइट है, लेकिन जो बाय बर्थ एक प्रिविलेज पावर मिली हुई है वो प्रिविलेज पावर को ये लिबरल और रेडिकल अपोज करते थे। तो अपोज करते भी थे, ठीक है। फैमिली बिलीव इन द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल एफर्ट, ये बिलीव करते थे कि जो एक इंडिविजुअल एफर्ट्स है ये सोसाइटी में चेंज ला सकता है, और जो लेबर है अगर हम मेहनत करेंगे और हम अपनी कोई कंपनी डेवलप करना चाहते हैं तो ऐसी कंपनी मतलब हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट भी होना चाहिए, है ना। लिबरल एंड रेडिकल बिलीव द सोसाइटी वुड डेवलप ओनली व्हेन, तो ये किस चीज पर बिलीव करते थे, ये बिलीव करते थे फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। ये जो लिबरल और रेडिकल मेंटेलिटी के का एक ग्रुप था, ये इंडिविजुअल की फ्रीडम को मानने का काम करते थे, मतलब प्रॉपर इनको फ्रीडम होनी चाहिए। इफ़ द पुअर कुड लेबर, अगर कोई पुअर है, लेबर है और वो डेवलप करना चाहता है अपने आप को तो डेवलप कर सकता है। कैपिटल ऑनर एंड कुड ऑपरेट विदाउट द रेस्ट्रिक्ट मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन, मतलब ये वो सोसाइटी थी जिस सोसाइटी में पुअर और वर्किंग क्लास के लिए कोई कभी जो रेडिकल थे कंजर्वेटिव, जो कंजर्वेटिव थे वो कभी अपनी आवाज़ नहीं उठाते थे। तो ये लिबरल और रेडिकल ही थे जो अगर कोई प्रॉब्लम ही है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर्च करने का काम भी लिबरल और रेडिकल करते थे। तो जो ये वर्किंग क्लास थी, स्पेशली वुमेन थी, वो इस ग्रुप के साथ हमेशा उन ग्रुप के साथ रहती थी, क्योंकि वो उनको पता था कि ये इनके सपोर्ट में काम करते हैं, है ना। रेडिकल एंड द लिबरल बिकम द रेवोल्यूशनरी। अब ये अभी तक तो रेडिकल और लिबरल क्या थे, मिडिल क्लास थे, अब ये रेवोल्यूशनरी बन गए। तो जो चैप्टर है इस चैप्टर में थोड़ा बहुत ये इस तरह से टर्म चेंज हो रही है। भाई रेवोल्यूशन कौन करेगा ना, अभी क्या बताया था आपको, 2 मिनट पहले ही बताया मैंने आपको, लिबरल और रेडिकल मिडिल क्लास पीपल थी, कंजर्वेटिव तो रिच क्लास पीपल थी, लेकिन लिबरल और रेडिकल ये पुअर क्लास मिडिल क्लास पीपल्स हैं, और मिडिल क्लास ही हमेशा रेवोल्यूशन करती है ना। चाहे वो इंडियन रेवोल्यूशन है, चाहे वो रेडिकल लिबरल बिकम द रेवोल्यूशनरी। अब ये लिबरल रेडिकल ये रेवोल्यूशनरी कैसे बने, अभी 2 मिनट पहले बताया था कि दोनों मिडिल क्लास पीपल थे, लेकिन बच्चा ये जो मिडिल क्लास पीपल है उन्हीं के पास इतना टाइम होता है कि वो रेवोल्यूशन कर सके, डिमांड कर सके, क्योंकि रिच क्लास पीपल तो डिमांड करती नहीं है क्योंकि उनके पास तो वैसे ही बहुत कुछ है ना। तो सम नेशनलिस्ट लिबरल एंड रेडिकल, सम नेशनलिस्ट मतलब लिबरल और रेडिकल में भी सब नेशनलिस्ट नहीं थे, लेकिन कुछ नेशनलिस्ट थे। तो लिबरल एंड रेडिकल वांट द रेवोल्यूशन टू पुट an end to the kind of government established in the Europe in 1815। यहाँ पर ये कुछ गवर्नमेंट चेंज करना चाहते थे अपनी, मतलब इस तरह जो इस्टेब्लिश गवर्नमेंट थी उस इस्टेब्लिश गवर्नमेंट की को ये चेंज करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे। ये कहाँ कहाँ पर हुआ है ना, इन फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, सब जगह। दे बिकेम द रेवोल्यूशनरी एंड वर्क टू ओवरथ्रोन एग्जिस्टेंट मोनार्की। अब ये मोनार्की यानी कि जो राजा का बेटा राजा बनता है उसे हम मोनार्क बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाला जो सिस्टम था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर ये रेवोल्यूशनरी काम कर रही थी। नेशनलिस्ट टॉक टू रेवोल्यूशन, दे क्रिएट द नेशन वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव द इक्वल राइट। अब जो नेशनलिस्ट थे वो रेवोल्यूशन के टाइम पर बात करते थे कि जो कंट्री होना चाहिए वो एक नेशन कंट्री होना चाहिए जहाँ पर सबके लिए इक्वालिटी की डिमांड हो, इक्वालिटी की बात हो, इक्वल राइट की बात करते हैं। ये किसकी बात करते हैं, इक्वल राइट की बात।
आफ्टर 1815, अच्छा रेवोल्यूशन लाएगा कौन, कोई ना कोई तो लीडर होता है ना। तो आफ्टर 1815 ज्यूसिपिक मैजिनी, बहुत बड़ी रेवोल्यूशन थे, बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे। तो 1815 पे जो मैजिनी थे ये इटली के रेवोल्यूशनरी थे और पूरे वर्ल्ड में इनको महात्मा गांधी की तरफ पूछा जाता था, माना जाता था, है ना। तो ये बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे और इटली के यूनिफिकेशन में इन्होंने बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन किया। हालांकि ये कंट्रीब्यूशन यूनिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन यूनिफिकेशन के लिए इनको माना तो जाता है, याद तो किया जाता है। ये इतने फेमस थे कि रीड इन हिज राइट, जो इनके जो आर्टिकल्स थे, राइटिंग थी, इनके जो आइडियाज़ थे वो इंडिया तक में फेमस थे। इंडिया तक में इनको इनके आइडियाज़ को पढ़ा जाता था, रीड किया जाता था, है ना। द कमिंग ऑफ द सोशलिज्म इन यूरोप, अब जो सोशलिज्म है ये यूरोप में ये आइडिया आया कहाँ से, है ना। बाय द मिड 19th century in Europe, socialism was a well-known body of the ideas that attract widespread attention. मतलब सोशलिज्म बोलता क्या है, सोशलिज्म बोलता है वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल, मतलब पुअर पीपल के लिए जो काम करे वो सोशलिज्म है। अब ये आइडियाज़ पूरे यूरोप में स्प्रेड हो चुका था। अब ये आइडियाज़, क्योंकि पुअर पब्लिक ज़्यादा होती है, पुअर जनता ज़्यादा होती है ना, कंपैरिजन टू रिच क्लास। तो रिच क्लास की कंपैरिजन में पुअर ज़्यादा होते हैं, तो ये आइडियाज़ पुअर पीपल के लिए था, तो वो उनको क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, है ना। अट्रैक्ट, वाइड स्प्रेड अटेंशन, बहुत अटेंशन मिली इस आइडियाज़ को, सोशलिज्म को बहुत अटेंशन मिली। वाई सोशलिज्म वॉज अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, अब जो सोशलिस्ट हैं ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्यों थे, रीज़न तो बहुत सारे हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होने का रीज़न क्या है, देखिए, सोशलिज्म कंसीडर प्राइवेट प्रॉपर्टी एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स, मतलब इनके जो सोशलिस्ट थे उनकी आइडियोलॉजी बोलती है कि जो भी पूरी सोसाइटी में जो ये बुराइयों की जड़ है ना, रूट्स ऑफ सोशल इल, ये इसकी मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो सभी बीमारियों की जड़ है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते थे। इंडिविजुअल ऑन द प्रॉपर्टी दैट गेव द एम्प्लॉयमेंट, मतलब कुछ लोग जो प्रॉपर्टी को ऑन करते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, वो एम्प्लॉयमेंट गेव करते थे, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। और जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रोडक्शन वर्कर कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन का कुछ एक छोटा सा पार्ट सैलरी के रूप में, सैलरी के टर्म्स में उनको देते थे, लेकिन सारा प्रॉफिट वो उनकी जेब में होता था। किसके, जो इंडिविजुअल फैक्ट्री ऑनर्स हैं उनकी जेब में होता था। तो वर्कर्स का वेलफेयर कहाँ हो रहा है, ये मतलब इस चीज़ के वो खिलाफ थे कि वर्कर को तो कुछ ही परसेंट दिया जा रहा है, तो इसलिए ये एक फैक्ट्री ऑनर्स के भी अगेंस्ट हुआ करते थे। दे वांट प्रॉपर्टी टू बी कंट्रोल बाय सोसाइटी एज द होल एंड नोट जस्ट एट द इंडिविजुअल, मतलब कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, कुछ ही 2-4 लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्टी सबकी होनी चाहिए, कम्युनिटी बेस इस पर काम होना चाहिए। और ये कम्युनिटी सोसाइटी के लिए काम करते थे, मतलब इनकी जो एक इच्छा थी वो कम्युनिस्ट सोसाइटी की इच्छा थी, है ना। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, मतलब ये जो आइडियोलॉजी है सोशलिज्म की, ये सोशलिज्म की आइडियोलॉजी सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है कि सबके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सबको प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लेकिन क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। मेरे पास अगर 400 बीघे ज़मीन है तो मैं क्या किसी को दान में देने के लिए, मतलब अपनी जो लैंड है क्या मैं किसी को दे सकती हूँ। जब नहीं दे सकती हूँ तो ऐसी क्या, मतलब ऐसी सोसाइटी हो सकती है क्या जहाँ पर प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। डिफरेंट सोशलिस्ट विजन, है ना। ये जो सोशलिस्ट की बात कर रहे हैं, इस सोशलिस्ट में अलग अलग व्यूज़ हैं, सबके अलग अलग विज़न है। अब यहाँ पर ये दो
यहाँ पर दो सोशलिज्म की हम बात कर रहे हैं जो बहुत फेमस हैं। नाम है एक का रॉबर्ट ऑन। रॉबर्ट ऑन बिलोंग टू द वेल्स। ये वेल्स से बिलोंग करते हैं, यूएसए से है। इन द बिगिनिंग ही वर्क इन अ फैक्ट्री। इन्होंने फैक्ट्री में काम किया एंड आफ्टर दैट ही बिकम द मैनेजर ऑफ अ फैक्ट्री। बाद में वो फैक्ट्री के ऑनर बने। इन्होंने फैक्ट्री के एक मैनेजर हुए एट द एज ऑफ द 18, मतलब 1918 की एज में थे जब वो फैक्ट्री के मैनेजर बने। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू वर्क टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द लेबर। मतलब कंडीशन वर्कर की कंडीशन के लिए इन्होंने सबसे, मतलब ऐसे ये पहले मैनेजर थे मतलब फैक्ट्री ऑनर थे जिन्होंने वर्कर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए काम किया। पर इनका बिलीव था, ये क्या बिलीव करते थे, ये सम बिलीव इन द आइडियाज ऑफ कोऑपरेटिव्स। ये कोऑपरेटिव्स को बिलोंग करते थे। उनका मानना ये था कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए, है ना। आगे बताएंगे कोऑपरेटिव क्या होती है ना। बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी, और इन्होंने अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। नाम क्या था, न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए। ये यूएसए मतलब एक जगह थी इंडियाना नाम की, वहाँ यूएसए में उसकी मतलब उस नाम पर न्यू हार्मोनी इनकी कंपनी का नाम था, कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम था। इन्होंने बात की और इसी के अगेंस्ट एक यहाँ पर लुइस ब्रांक नाम के एक सोशलिस्ट हैं जिनका मानना ये था कि जो ये सोसाइटी है, लुइस ब्रांक वॉज येट अनदर फेमस सोशलिस्ट लीडर ऑफ द फ्रांस। His effort helped a lot of formation of the socialist party in France. लेकिन इट इज़ ड्यूटी ऑफ ये मतलब किस पीच पर बिलीव करते थे, इनका मानना ये था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं या ये डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये ड्यूटी गवर्नमेंट की है, रिच पर्सन की ये ड्यूटी नहीं है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट दैट शी शुड सेट up her own factory. The labor should manage them and then should distribute the profit among themselves. This will bring an the end of the capitalist and the labor will get to reward to their labor. He believed in the democracy and wanted to establish a new society on the basis of the socialism. बात तो सोशलिज्म की ही कर रहे हैं, लेकिन इनकी थ्योरी बस थोड़ा सा ये डिफरेंस करती है। ये बोलती है कि यहाँ पर ये रिच पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सोशलिज्म की, ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट को इसके लिए काम करना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये कोऑपरेटिव मैंने बताया था ना, 2 मिनट बाद बताऊंगी मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आर एसोसिएशन ऑफ द पीपल, कुछ लोगों का एसोसिएशन है, who produce goods together and divide the profit and loss, दोनों की बात हो रही है। Profit according to the worker, according to the work done by the member। मतलब इसका एक एग्जाम्पल है, मतलब कोऑपरेटिव क्या होती है, जहाँ लेबर और ऑनर दोनों का प्रॉफिट, दोनों का शेयर इक्वल होता है ना, प्रॉफिट और लॉस दोनों में। जैसे हमारे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अमूल डेयरी, इसका एक एग्जाम्पल क्या है, अमूल डेयरी है इसका एग्जाम्पल, जहाँ पर जो मिल्क मैन होते हैं वो उनका भी और उसमें प्रॉफिट और लॉस में उसका कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब शेयर होते हैं। प्रॉफिट होगा तो भी, लॉस हो रहा है तो भी, मतलब वो वेजेस पर काम नहीं करते हैं, उनको प्रॉफिट होता है यहाँ पर।